नमस्कार संदीप जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। सर ये बताइए कि वर्शिप एक्ट को लेकर जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसने तो एक तरह से हिंदू पक्ष के सारे रास्ते ही बंद कर दिए। बिल्कुल देखिए, एक बात मैं बताऊं कि यह मामला जो है, आपको भी पता है कि 3-4 साल से पेंडिंग है। हुँ, और केंद्र सरकार की जो गतिविधियां रही हैं, जैसा आपने देखा होगा कि अदालत की कार्यवाही के दौरान आपको पता चला होगा कि 9 सितंबर 2022 का ऑर्डर है हुँ, और आज 2 साल से ऊपर का समय हो गया, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें काउंटर दाखिल नहीं किया है। हलफनामा। हलफनामा जो जवाब दाखिल करना होता है। हुँ, और अब क्या हुआ है, 2022 से लेकर के अब तक कम से कम 11-12 इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशन लग चुकी हैं। मतलब कि हमें भी पक्षकार बनाया जाए, हमें भी पक्षकार बनाया जाए। मतलब भीड़ बढ़ती चली गई इसमें पक्षकारों की। हुँ, और अब जो है स्थिति ये हो गई है कि जब अदालत के सामने मैटर आया, तो अदालत को लगा कि भाई अब आसान नहीं है सर्विस कराना सब पक्षकारों को। तो अदालत को आगे बढ़ के बोलना पड़ा कि भाई इसके लिए आप एक ईमेल आईडी बनाइए या कोई वेबसाइट बनाइए, जहां पे आप जवाब दाखिल करेंगे, पक्षकारों को एक्सेस होगा, वहां से जवाब लेंगे, या कोई ईमेल आईडी बनाइए जो शेयर करिए। तो इस तरह से मतलब बहुत बड़ा एक कहते हैं ना रायता फैल चुका है आज की तारीख में, हम इसको कहें तो। जी। पर सर सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला काफ़ी पुराना है, बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं जिनमें चैलेंज किया गया है वर्शिप एक्ट को, वो सारी की सारी इकट्ठा हो गई। तो अब तो जो मामला ताज़ा मामला संभल पर चल रहा है, जहाँ पर कि सर्वे की रिपोर्ट आने वाली है, तो क्या वो भी खटाई में पड़ गया पूरा मामला? देखिए, आज की तारीख में जो है टोटल 18 मुकदमे दाखिल हुए हैं देश की विभिन्न जगहों में, और हुँ। उसमें कुल 10 श्राइन्स, मतलब जो धर्मस्थल हैं अंडर चैलेंज हैं। ये ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में बोला गया है। दूसरी बात, जगह जगह पे जो सर्वे के आदेश हुए हैं उस पे तो अब रोक लगी गई है। ऑनगोइंग जो संभल में चल रहा था उस पे भी अब रोक लग गई है, क्योंकि कोर्ट ने अपने ऑर्डर्स में कहा है कि नो इफेक्टिव ऑर्डर शैल बी पास्ड। हुँ। तो एक तरह से कहें पूरे के पूरे मामले लटक गए हैं। और क्योंकि अदालतों की मजबूरी होती है, पहली बात तो देखिए अभी 4 हफ्ते के अंदर अगर काउंटर आ जाता है तो अच्छी बात है। कोर्ट ने कहा कि 4 हफ्ते के अंदर भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया जो तुषार मेहता अपियर होते हैं जिसके लिए, उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया हुआ है कि हम 4 हफ्ते के अंदर रिप्लाई दाखिल करेंगे। उसके बाद पक्षकारों को फिर 4 हफ्ते का समय मिलेगा उस रिप्लाई का रिप्लाई फाइल करने का। तो टोटल 8 हफ्ते के लिए यह मामला जो है लटक गया है आज की तारीख में, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो। तो मतलब कि संभल में जो कहा जा रहा था कि 29 तारीख को सर्वे की रिपोर्ट रखी जाएगी कोर्ट के सामने, अब वो अगले 2 महीने के लिए लटक गया मामला। अब वो रिपोर्ट अदालत में रखी जाए ना रखी जाए उसका क्या मतलब है? जिस रिपोर्ट पे कोई बात ही नहीं होगी, कोई चर्चा ही नहीं होगी, कोई आदेश ही नहीं पारित होगा, तो रिपोर्ट चाहे सर्वेयर के पास रहे चाहे अदालत में रखी जाए, उसका कोई मतलब नहीं होगा। अदालत की उस कार्यवाही से क्या मतलब जिसकी चर्चा ना हो सके या जिससे एक कदम आगे भी मुकदमे की पैरवी ना बढ़ सके। पर सर, ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, इसमें तो खुद ये लिखा गया है कि जो जगह है, उसका मूल रूप क्या है, वो जानने का अधिकार सबको है। तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि हिंदू पक्ष के अधिकारों का ही हनन हो गया सुप्रीम कोर्ट में। नहीं, आप एक लिटरल इंटरप्रिटेशन पे अगर जाइए तो वर्शिप किस में होती है, किस धर्म संप्रदाय में वर्शिप होती है? क्या क्रिश्चियनिटी में वर्शिप होती है? क्या नहीं। इस्लाम में वर्शिप होती है? इन सब में तो, अब्राहमिक रिलीजन्स में सभी में तो प्रेयर्स होती हैं। वर्शिप तो सिर्फ हिंदुओं की होते हैं। और वर्शिप एक्ट बना करके वर्शिप करने का राइट ही छीन लिया। ये एक्ट अपने आप में ही मतलब कहते हैं विरोधाभास है। आप सनातनी लोगों का अधिकार जो है छीन लिए और उस चीज को स्थापित कर दिए जब देश आजाद हुआ, जब लोगों को लगा कि अपना सरकार आया है, हम सॉवरेन राष्ट्र हैं, हमें अब अपने संप्रभुता की बात करनी चाहिए कि हम अब किसी के दबाव में नहीं हैं, तो आपने हमें आजाद होने के बाद दबा दिया। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्या होगा? हमारे बहुसंख्यक समाज के फंडामेंटल राइट नहीं होते हैं कोई। चलिए एक पक्षकार के अधिकार होते हैं, हम उस पर नहीं कुछ कह रहे हैं, लेकिन दूसरे पक्षकारों के भी तो राइट हैं।
अगर बहुसंख्यक समाज शांतिपूर्वक तरीके से अदालत का रास्ता अपना करके एक प्रक्रिया के तहत अपने अधिकार की मांग कर रहा है, अपने पूजा स्थलों की मांग कर रहा है, तो इसमें कौन सा गुनाह कर रहा है भाई? बिल्कुल, कोई गुनाह तो नहीं है, लेकिन फिर आप ये देखिए ना कि अगर आप दूसरे पक्ष को एक तरह से राहत दे रहे हैं, हालाँकि मैं इस फैसले को किसी पक्ष की जीत या हार के तौर पर नहीं देख रही हूँ, लेकिन फिर भी इसमें दूसरे समुदाय की तो जीत ही नज़र आ रही है ना। देखिए, एक थोड़ी तो चैन से कुछ दिन तक 8 हफ्ते तक तो सो ही सकते हैं। नहीं तो 1800 धर्मस्थल हैं जो अंडर चैलेंज हैं आज की तारीख में। एक रिटायर्ड जज थे, जस्टिस शारदा, उनकी किताब थी जिसमें उन्होंने बड़े तथ्यों के साथ जानकारी दी हुई है कि टोटल 1800 धर्मस्थल ऐसे हैं जो हिंदू मंदिरों को तोड़ करके, ध्वस्त करके उन्हें दूसरे धर्म के संप्रदायों में बदला गया, पूजा स्थलों में। तो चलिए, थोड़ा तो सुकून लोगों को मिलेगा कि चलो भाई, जिस तरह से डिमांड बढ़ी थी कि संभल का मामला आ गया, बदायूं का आ गया, अजमेर का आ गया, इस तरह से मैंने बताया आपसे कि 10 श्राइन अंडर चैलेंज है। हुँ। तो अभी के लिए एक तरह से कहें खैर मनाने वाली स्थिति हो गई है, थोड़ा तो चैन से लोग बैठ सकते हैं, लेकिन एक चीज को मानना होगा, हमें सभी को समझना होगा कि सच को झुठलाया नहीं जा सकता है। हुँ। और पूजा स्थल अधिनियम जो 1991 का है, मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बिना किसी का पक्ष लिए बोल रहा हूं, पूजा स्थल अधिनियम अपने आप में अपूर्ण है। वह कह तो देता है कि धर्मस्थल का रूप नहीं बदला जाएगा, जो 15 अगस्त की स्थिति है 1947 की वही विद्यमान रहेगी, लेकिन भैया डिसाइड तो हो कि किसका है। भाई, एक बात मैं कहूं आपके सामने, अगर मैं वकील के यूनिफॉर्म में आ जाऊं तो आप मुझे हुँ। अधिवक्ता मानोगे, अगर पुलिस की यूनिफॉर्म में आ जाऊं तो आप मुझे पुलिस मानोगे, बिल्कुल। और अगर मैं डॉक्टर की यूनिफॉर्म में आ जाऊं तो आप कहोगे हाँ आप डॉक्टर साहब हैं, आपके दर्शक भी मानेंगे। लेकिन ये तो राइट होना चाहिए ना आपको कि बार काउंसिल की साइट पे जाके चेक कर सकूं संदीप मिश्रा का नाम डाल करके कि ये वकील है भी कि नहीं है। हुँ। आपका ये राइट मैं क्या छीन सकता हूं? मेडिकल काउंसिल पे वेबसाइट पे जा करके क्या आप मेरा राइट छीन सकते हैं कि मैं किसी डॉक्टर के बारे में चेक कर सकूं कि डॉक्टर है भी कि नहीं है, कि सिर्फ इसलिए कि उसने डॉक्टर का चोला पहन लिया मैं उसको डॉक्टर मान लूं, या पुलिस की वर्दी हमने पहन ली और चौराहे में घूमना शुरू कर दिया मुझे दरोगा मान लिया जाए, पुलिस इंस्पेक्टर मान लिया जाए? भाई, कहीं से तो प्रूफ होना चाहिए ना उस आदमी को कि सिर्फ चोले से मान लिया जाएगा। तो अगर किसी ने चोला पहना दिया गुंबद पे तो उनका हो गया, अगर चोले से ऐसी चीजें हो तब तो फिर आई कार्ड वगैरह सब चीजें छीन ली जानी चाहिए लोगों से। तो और सर पूजा स्थल विधेयक, एक सेकंड, पूजा स्थल विधेयक अगर कहता है कि 15 अगस्त की स्थिति विद्यमान रखी जाएगी, रखी जाएगी, लेकिन हुँ। पहले 15 अगस्त की समय स्थिति क्या थी, उसको क्या माना जाता है। और जब सनातन का सिद्धांत है कि वंश कोई प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो अजर और अमर है, अविनाशी है। हुँ। तो अगर मान लीजिए 600 साल से 1000 साल से कोई किसी मंदिर के ऊपर बैठा हुआ है, तो वो तो जमीन उस प्रभु की हो गई जिसके प्राण प्रतिष्ठा हो रखी है। और निश्चित ही जब इन सब विषयों पे चर्चा होगी तो अदालत को इन सब बातों का जवाब देना पड़ेगा, पार्टी एक्स पार्टी वाई जिसका भी पक्ष अदालत ले या जिस तरफ भी झुके अपने फैसले में, लेकिन इन सवालों का जवाब तो अदालत को देना पड़ेगा कि अगर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, किसी के अंदर बाबा विश्वनाथ विद्यमान है जमीन के अंदर, तो वह जमीन तो उनकी हो गई, तो उसके ऊपर कोई ढांचा बना लेने से वह ढांचा वैध नहीं हो सकता है। दूसरी बात में मैं आता हूं, इस्लाम में विवादास्पद जगह पर मस्जिद मानी नहीं जाती और वहां की प्रेयर कबूल नहीं होती है। हुँ। तो इसमें तो धर्मगुरुओं को आके स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह ऐसे लोगों को, अपने देश की जनता को, अपने संप्रदाय के मानने वालों को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि आप जब जगह पे प्रेयर कबूल नहीं होती है और वहां प्रेयर करेंगे तो उसका क्या नतीजा निकलेगा वो धर्मगुरु ही बताएंगे बेहतर जो है। पर सर आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? जस्टिस सीजेआई संजीव खन्ना के उनकी अगुवाई में ही ये बेंच बैठा था। कहाँ तो उम्मीदें की जा रही थी कि 2022 का मामला है, बाकी एप्लीकेशन साथ में जुड़ती चली गई। तो एक स्पष्ट
बात वो करते। लेकिन ऐसे ऐसे आदेश देकर कि निचली अदालतें फैसला नहीं सुना सकती, सर्वे नहीं हो सकता, ऐसा आदेश नहीं दिया जा सकता। आपको नहीं लगता कि मामला और उलझा दिया उन्होंने? नहीं, आज एक दृश्य आपने देखा होगा, जो मतलब कार्यवाही होती है अदालत में, हुँ, उसमें जब भीड़ आ जाती है, तो अदालत के ऊपर थोड़ा तो दबाव बनता है। तो इसीलिए जब बृहस्पतिवार की कार्यवाही हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें ये है कि पूरी कोर्ट भरी हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, सिंघवी जी खड़े हैं, हुँ, तुषार मेहता जी हैं, उपाध्याय जी हैं, जैन जी हैं, सारे लोग खड़े हैं और पूरी कोर्ट पैक्ड है। हुँ। और अदालत एक चीज जानती है कि यहाँ का बहुसंख्यक समाज जब आजादी पाने के 70 साल तक चैन से सो सकता है, तो 2-3 महीने और सुलाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग पत्थर उठाते हैं ना, उनको अगर कहा जाएगा तुम सो जाओ, तो पता चलेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के दरवाजे हैं ना, वहां भी आकर के चद्दर बिछा के प्रेयर शुरू हो जाएगी। तो सर। जब पता है कि हुँ, ऐसी स्थिति होने वाली है, तो आप भी जानती हैं कि हमेशा उसे दबाया जाता है जो सीधा साधा होता है। जिसकी प्रेयर थी तो वो तो बोलने ही नहीं पाया। अश्विनी उपाध्याय जी पीछे खड़े थे, विष्णु जैन जी पीछे खड़े थे, और बोल कौन से लोग रहे हैं जो बीच में घुसे हुए हैं आकर के मुकदमा फाइल होने के बाद। जैसे? कौन-कौन लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे वहाँ पर? आपने देखा सब कुछ? आप तो अब थे मैं वहाँ किसी पर का नाम मौजूद। कैसे लूं, छोड़िए उन सब बातों को। लेकिन सर मुझे हैरानी बात ये हो रही यह है, है कि जिन्होंने ये फाइल किया, अश्विनी उपाध्याय जी ने, फिर विष्णु शंकर जैन जी ने भी अभी पिछले हफ्ते ही फाइल किया था। उसी दिन ये तय हुआ था कि 12 तारीख उनकी को साढ़े मजबूरी 3 है, बजे सुनवाई होगी। उनकी मजबूरी है कि कम से कम केंद्र सरकार ने आके कहा तो कि हम जवाब दाखिल करेंगे। हुँ, ये अदालत का फेवर ही है एक तरह से कहें केंद्र सरकार के लिए, कि अदालत ने कम से कम जवाब देने का मौका दिया। नहीं तो इस पे पता है क्या होता, अगर दूसरी कोई अदालत होती या निचली अदालतें होती, तो कहती भैया 2 साल से तुम सो रहे हो जवाब देने की राइट पे, जाओ दोबारा राइट ही क्लोज करते हैं। अब हमको जो फैसला सुनाना होगा सुनाएंगे, तुम्हारा ये राइट क्लोज करते हैं। एक लिमिट हुँ। होती है किसी चीज को डिले करने की। आप 2 साल से काउंटर नहीं फाइल कर रहे हैं, मतलब आप राजनीति करना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। आप किसको गुमराह कर रहे हैं? कि आपको डर है कि क्या डिसाइड हो जाएगा, अगर पूजा स्थल विधेयक पे कुछ फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, तो चीजें क्या हो जाएंगी। आप इसको डिसाइड करवाइए ना। मैंने क्या कहा कि राम मंदिर का फैसला जो है, इसलिए तेजी से नहीं आया कि अदालत चाहती थी, बल्कि लीगल एक मैक्सिम कही जाती है कि दोज हु सीक्स इक्विटी मस्ट डू इक्विटी। जिसको लगता है कि उसके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए या कुछ न्यायप्रिय होना चाहिए, तो उसको पहले न्यायप्रिय करना पड़ेगा। तो जब 2 साल आप काउंटर देने में सोएंगे, तो फिर आप चाहेंगे कि मामले की सुनवाई जल्दी से जल्दी हो जाए, ऐसे नहीं होगा। और आप कोर्ट सर के ऊपर दबाव नहीं बना सकते। जैसे आपकी और मेरी कई बार बात हुई तो आपने ये भी बताया था कि देखिए राम जन्मभूमि मामले में कितनी जल्दी से ट्रांसलेशन की गई थी, उर्दू में थे सारे डॉक्यूमेंट। दिन रात दोनों बैठकर उन सबको ट्रांसलेट किया गया। तो जो पक्ष था वो तत्परता के साथ चल रहा था ना, इसीलिए अदालतें भी उस पर चली। लेकिन यहाँ तो अगर 2 साल से केंद्र सरकार ने सर जवाब ही नहीं दिया है, तो फिर तो मामला लटकेगा ही नहीं लटकेगा। नहीं, फिर एक तो चीज सवाल बताऊं अंजू जी, अगर तुषार मेहता जी ने साफ साफ कहा होता कि ईमेल पे अभी हम 1 हफ्ते के अंदर अपना रिप्लाई अपलोड कर रहे हैं, हम्म, और फिर 10 दिन बाद की कोई डेट लगाइए अदालत ऐसे। लेकिन क्या होता है कि जब पक्षकार आगे बढ़ के बोलेंगे तब ना मामला तेजी से चलेगा, क्योंकि ड्यू प्रोसेस तो फॉलो होगा। अगर आप आगे बढ़ के नहीं बोलेंगे तो 4 वीक का ट्रेंड है। आज की तारीख में जब हर चीज डिजिटल है, हर जगह से रिस्पांस ईमेल और फैक्स, फैक्स भी नहीं, ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए आ जा रहा है, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, हजारों पेज की फाइल। किस लिए 4 हफ्ते चाहिए भाई? 2 हफ्ते के अंदर फाइल करिए, अगले को 2 हफ्ते के अंदर जवाब देने दीजिए। लेकिन आप सभी लोगों को टाइम खरीदना था, जिसको कहा जाता है ना टाइम बाइंग टैक्टिस। हम्म। समय मिल गया, चलो भैया तारीख मिल गई, वकील साहब भी खुश, पक्षकार भी खुश, सभी लोग खुश, और वो लोग तो खुश कि चलो भाई अब कम से कम 2 महीने हम लोग चैन से सोएंगे, अब कम से कम हमारे किसी धर्म स्थल पे चैलेंज नहीं होगा जो है। पर सर
अगर ये फैसला कुछ उल्टा होता तो आप सोचिए, वो लोग जो अभी बहुत खुश हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि इस फैसले में उनकी जीत है, अदालत ने भी एक तरह से कह दिया कि देखिए पहले जवाब दीजिए, उसके बाद कोर्ट इस पर फैसला सुनाएगा। अगर ये फैसला उल्टा होता तो वही लोग छाती पीट रहे होते और सुप्रीम कोर्ट पर ही तमाम तरह के सवाल खड़े कर देते। कम से कम हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पर सवाल तो खड़े नहीं कर रहा है। नहीं, कहते हैं ना कि एक लोग अभी कल बोल रहे थे, उनको बड़ा दर्द हो गया था सिब्बल साहब को कि बहुमत के हिसाब से चलेगा क्या। अरे बहुमत जिस हिसाब से चल रहा है ना देश को, बहुमत का हिसाब ये है कि सरतन से जुदा नारे लगने लगते हैं और कहीं कोई एफआईआर नहीं होती है, कहीं किसी की अरेस्ट नहीं होती है। लेकिन दूसरा पक्षकार अभी कुछ इस तरह का करे, हमारे तो शंकराचार्य को आपने जेल में डाल दिया था, आगे किसको क्या कहें। हत्या के आरोप में आपने तो हमारे शंकराचार्य को जेल में डाला था। जिस तरह से महाराष्ट्र में साधु मारा गया पीट पीट करके थाने के अंदर, ये सब घटनाएं क्या हैं। अगर ऐसी घटनाएं कहीं XYZ आ जाए तो फिर देखिए, और पता चले, यहां का छोड़ दीजिए भारत का, अगर दुनिया के किसी मुल्क में हो जाता है तो कुछ पागल सिरफिरे यहां बैठे हुए हैं जो यहां के कानून व्यवस्था के लिए संकट पैदा कर देते हैं। हाँ, पता चलता है स्वीडन में कोई कार्टून बनता है, उस कार्टून का मतलब भी ये नहीं समझ पाते हैं और शुरू हो जाते हैं। अभी आप वो देख लीजिए ना, हिजबुल्ला चीफ और हमास के लेकर हमारे देश में क्या क्या हुआ, कैसे लोग सड़कों पर उतरकर छातियां पीट रहे थे। नहीं, बता कहाँ तो रहे हैं। फिलिस्तीन की स्पेलिंग भी नहीं उनको आती होगी सर, लेकिन यहाँ पर छाती पीटी जा रही थी। हिजबुल्ला की नहीं आती होगी, लेकिन उसके लिए भी छाती पीटी जा रही थी। और फिर तो बात सर यह ये है वही। जी। अंजू जी, बहुसंख्यक समाज कानून मानता है, नियमों से चलता है, उसको पता है कि देश हमारा है। जिसके पास 56 मुल्क है, 54 मुल्क है, वो कहीं भी चला जाएगा। वो ये बात अलग है कि 54 में से कम 25 तो कटोरा लेके भीख ही मांग रहे हैं। आज की स्थिति ऐसी आ चुकी है। एक अच्छा खासा फल फूल रहा था बांग्लादेश, वो भी अब गलत पटरी पे आ गया है। और भारत में भी कुछ लोग हैं जो वहां के लोगों के लिए सहानुभूति रख रहे हैं। लेकिन अभी भारत सरकार कहे ना कि ट्रेन में बैठा के हम तुमको फ्री में भेजेंगे, जाना नहीं चाहेंगे वहां पे। पासपोर्ट सबको भारत का ही चाहिए, भारत को गाली भी देनी है, लेकिन पासपोर्ट अभी मिलने लगे ना तो पाकिस्तान के, नेपाल के, भूटान तो हमारा अपना मुल्क है, कोई बात नहीं, अपने लोग हैं। लेकिन ये सभी लोग अभी भारत के पासपोर्ट के लिए बॉर्डर क्रॉस करके गोली खाने का रिस्क लेकर के घुस आएंगे और आधार फर्जी बनवा चाहेंगे भारत का पासपोर्ट मिल जाए। तो हमारे बहुसंख्यक समाज का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम इस चीज को जानते हैं कि हमारा मुल्क है, हमारा देश है, इसको बड़ी मेहनत से हमने बनाया है और हमारा 5,000 10,000 साल का पूरा इतिहास है इस धरती के साथ जो। पर सर आप ये देखिए ना, हम तो शांति से बैठकर अदालत की तरफ देख रहे हैं। अदालत ने जो फैसला सुना दिया सर आंखों पर है एक पर्टिकुलर समुदाय के लिए, लेकिन वो समुदाय जो अपनी बारी जब आती है तो वक्फ बोर्ड के नाम पर 5,000 साल पुराने मंदिरों पर भी दावा ठोक देता है। वहां पर नहीं वो जानना चाहते कि मूल स्वरूप क्या था। कर्नाटक में कैसे किसानों के साथ हुआ, महाराष्ट्र के लातूर के किसानों का हाल देख लीजिए, संसद भवन पर भी दावा ठोक दिया गया। तो उस वक्त उनको याद नहीं आता है कि 15 अगस्त के बाद वाले हालात वहां बरकरार रहने चाहिए। लेकिन मंदिरों के मामले में वो बहुत कूद कूद के अदालतों में पहुंच जाते हैं और वक्फ बोर्ड के मामले में हर रोज एक नया ठिकाना ढूंढ लेते हैं और वहां पर दावा ठोक देते हैं। जैसे कि जिन बुजुर्गों की पुरखों की वो बात करते हैं, वो अपने साथ अफगानिस्तान से अपनी जमीन लेकर आए थे। देखिए, बात यह है कि जब संरक्षण मिलता है गलत को तो लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं, और जब संरक्षण नहीं मिलता है तो गलत को गलत मान के लोग उसको छोड़ देते हैं। आज की तारीख में आप भी इस चीज को जानती हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार आने के पहले कितने लोग लेफ्टिस्ट हुआ करते थे। 5 साल तक मोदी सरकार का इंतजार किया कि अब चली जाएगी, लेकिन जब मोदी सरकार दोबारा आ गई, फिर वो उम्मीद बचा के रखे थे कि कहीं आ जाएगी वापस सरकार कांग्रेस या कुछ इस तरह की। जब तीसरी बार आ गई तब उन्होंने कहा हथिया हथौड़ा फेंको, लेफ्टिस्ट को चोंगा छोड़ो और अब भगवा बन जाओ, सनातनी बन जाओ, राष्ट्रवादी बन जाओ। आप भी जानती हैं पत्रकारिता में कितने लोग हैं जो कभी पहले कांग्रेस के गुणगान किया करते थे और आज जो है अपने आप को डिक्लेयर करके सबसे बड़े सनातनी और राष्ट्रवादी बन के बैठे हुए हैं। उनको अब लग गया कि गलत बहुत ज्यादा दिन तक सपोर्ट नहीं किया जा सकता, और अगर हम गलत के साथ बहुत ज्यादा साथ में रहेंगे तो एक चैनल जैसे बिक गया ना, एक आदमी ने उस चैनल को बिचवाया था,
नहीं तो आज चैनल रहता। क्योंकि वो आदमी दिन भर एक नरेटिव परोसता था बैठ करके, और उसके नरेटिव परोसने का नतीजा ये हुआ कि उस नरेटिव को खरीदने वाले सिर्फ 10%, 15% या 5% लोग थे। कभी रहे होंगे उसको 60% सब्सक्राइब करने वाले, कभी 80% करने वाले, लेकिन जब लोगों को लगा कि एक सत्य का साथ देने के लिए नरेंद्र मोदी जी जैसा, अमित शाह जी जैसा नेतृत्व देश में आ गया है और सपोर्ट मिलना शुरू हुआ शासन और प्रशासन सबका, तब लोगों ने कहा कि भाई अब उस नैरेटिव को ज्यादा दिन तक अपने साथ नहीं रखा जा सकता, अब सच्चाई के साथ खड़ा हुआ जाए। और आप पर देख सर रही होंगी कि हर तरह, चाहे विश्वविद्यालयों में हो, चाहे पत्रकारिता जगत में हो, हर जगह अब लोग अपने आप को खुल करके सनातन और राष्ट्रवाद के साथ खड़े हो रहे हैं। सर और फिर एक चीज और है ना, अभिव्यक्ति की आजादी तो सबको है। आजकल तो सोशल मीडिया है, एक आम आदमी भी जिसके पास स्मार्टफोन है कुछ भी लिख सकता है, कहीं पर भी लिख सकता है। अब ये बातें भी तो सोशल मीडिया पर आनी शुरू हो गई है ना कि सीजीआई डीवाई सीजीआई संजीव खन्ना वही जज साहब हैं जिन्होंने बिना मांगे दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी उनको, कि वो जाकर चुनावों में अपनी अपनी पार्टी के लिए कन्वेंसिंग कर सकें। और जब बड़े सवाल उठे थे तो उन्होंने कहा था कि हमने अपने विवेक के हिसाब से फैसला लिया है। तो उस पर भी तो टीका टिप्पणियां सोशल मीडिया पर होनी शुरू हो गई हैं। नहीं देखिए, अगर स्वस्थ परंपरा के तहत कोई चर्चा या डिबेट हो रही है तो कोई बात नहीं है। न्यायालय ने किस परिस्थिति में वो फैसला दिया, बहुत सारी चीजें होती हैं और हर चीजें ऑन कैमरा डिस्कस नहीं की जा सकती हैं। हम्म। कभी कभी ऑफ कैमरा भी बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि अगर केजरीवाल साहब जमानत पे बाहर नहीं आए होते तो कांग्रेस का वोट अच्छे से काटे नहीं होते, और अगर अच्छे से वोट काटे नहीं होते तो शायद जो हमारे सैनी साहब मुख्यमंत्री आज बने नहीं होते। तो मैंने इशारे इशारे में अपनी बात कह दी, बाकी दर्शक आपके खुद समझ रहे होंगे कि क्यों बाहर आए। उसके फायदे नुकसान, राजनीति बड़ी गहरी चीज होती है और उसको कैमरे के सामने नहीं बोला जा सकता, और उसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में होता है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर क्या है ना कि जब अभी जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने बहुसंख्यकों की ही बात की थी तो कितना बवाल मच गया था। और आज तो जिस तरह का फैसला आया, जाहिर सी बात है कपिल सिब्बल साहब भी बहुत खुश होंगे, अभिषेक मनु सिंघवी भी खुश होंगे कि कम से सभी कम खुश हैं। चार चार हफ्तों का टाइम मिल गया। लेकिन कहीं ना कहीं बहुसंख्यक जो है उनकी भावनाओं को तो ठेस लगती है जब इस तरह के फैसले आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको बांध दिया गया। उनको अधिकार नहीं है इस देश में ये जानने का कि यहां पर मेरा मंदिर था या नहीं। सर इस देश में एक वक्त में मंदिर ही थे, मस्जिदें तो तब बनी जब बाहर से लुटेरे आए, और उन लुटेरों के साथ इसी देश के वो लोग खड़े हैं जिनका डीएनए भी हमारे जैसा है। तो कहीं ना कहीं दुख होता है। पर चलिए, 4 हफ्ते की बात है, एक हफ्ते में तो 4 हफ्तों में तो केंद्र सरकार को भी जवाब देना ही देना है। और अब तो सबकी नजरें इस मामले में, क्योंकि योगी राज में संभल का मामला भी है, तो ज्यादा डिले करने की ऑप्शन शायद केंद्र सरकार के पास भी अब नहीं है। तो देखते हैं कि 4 हफ्ते में केंद्र क्या कहता है और 8 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला सुनाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरी तरह की बहस जरूर छिड़ गई है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के साथ, जिस पर हमने भी चर्चा की और जिसकी सोशल मीडिया में भी चर्चा हो रही है। सर आपने समय निकाला इस महत्वपूर्ण विषय पर, तमाम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।